आमंत्रित करती हूँ जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी को कि आप आएं और समारोह को संबोधित करें। सभ्यता अध्ययन केंद्र व वनवासी कल्याण आश्रम एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक आदरणीय रविशंकर जी और जिनका हम सब ने उद्बोधन सुना, जिन्हें जनजाति समाज से जुड़ी हुई अनेक बातों का बहुत गहरा अध्ययन है। प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए और इस पद का जनजाति समुदाय को फायदा पहुंचाने के साथ साथ अध्ययनशील अधिकारी श्री लक्ष्मण राज सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण भाइयों बहनों, ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में जो उद्बोधन होगा, जो बातें आएंगी, ये आदिवासी समाज के लिए अमृत से कम नहीं होंगी। आज हम चाहे कोई भी मंच हो, कोई भी कार्यालय हो, चाहे पान का ठेला, चाय का ठेला ही क्यों ना हो, आज़ादी के 75वें वर्ष की चर्चा जरूर करते हैं। कल मैं सरगुजा जिले के गांव के एक सामान्य व्यक्ति से चर्चा कर रही थी कि आप लोगों ने तिरंगा के बारे में सुना है कि नहीं। मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि सुना ही नहीं है, बल्कि पोस्ट ऑफिस से मैंने 20 झंडा भी खरीद लिया है 20-20 रुपए में। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश में निवास करने वाले जनजाति समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, जिसकी कल्पना हम सब लोगों ने की जरूर थी, लेकिन इस वर्ष ही हो जाएगा ये तय नहीं था। देश का सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद में महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का विराजमान होना ये केवल एक महज संयोग नहीं है। देश की आज़ादी के शिल्पकारों ने, संविधान रचयिताओं ने जो सपना देखा था, जो सोचा था कि हमारे देश का जनतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उस लोकतंत्र का ये सुखद आकार है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो हमारे बीच की हैं।
जो हमारे पीड़ा को जानती हैं। देश की आज़ादी का 75वां वर्ष का जो सही मायने है वो आज हम सबके सामने साकार हुआ है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में जब शुरुआत कर रही थी, वो भी एक जनजाति क्षेत्र है। उस जनजाति क्षेत्र में समाज के लिए काम करते हुए, उनकी मदद करते हुए कब मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन गई, उनके सहयोग से, उनके प्रेरणा से, उन सबकी आशीर्वाद से मैं जनप्रतिनिधि के रूप में अपने काम की शुरुआत की, तो मुझे मेरे दल ने जनजाति समाज का ही काम सौंपा। मैं विधायक मंत्री बनी, उसके बाद सरगुजा विकास प्राधिकरण जनजाति क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए, उनके क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए मुझे एक जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मैंने 7.5 साल काम किया। अभी जब मेरा परिचय दिया जा रहा था कि मैं ट्राइफेड में डायरेक्टर के रूप में काम की, मैं इसे भी अपना सौभाग्य समझती हूँ कि जिस मंत्रालय में मैं एक डायरेक्टर के रूप में कुछ अनुभव प्राप्त की, 3 वर्षों के बाद मैं उस मंत्रालय में एक राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और जनजाति मोर्चा में भी 3 बार मुझे राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में काम करते हुए देश के अनेक राज्यों से जो हमारे जनजाति भाई बहन आते हैं, जब उनका प्रेजेंटेशन होता है तो जानकारी मिलती है कि किस राज्य के किस ज़िले में हमारे जनजाति समाज के भाई बहनों की समस्याएं क्या हैं और वो राज्य सरकारों से, भारत सरकार से अपनी समस्याओं का किस किस तरह से समाधान चाहते हैं। इस 2 दिन की गोष्ठी में जनजाति समाज की संस्कृति और देश की आज़ादी में जनजाति समाज ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया और इसके साथ अब जब देश को आज़ादी मिली और हम कहीं आरक्षण के माध्यम से या अलग अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को साबित करके सामान्य क्षेत्रों में काम करते हुए देश के उस सर्वोच्च पद से लेकर ग्राम पंचायत के एक पंच के रूप में काम कर रहे हैं, तो देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 12 करोड़ से भी अधिक हमारे जो जनजाति भाई बहन निवास करते हैं, उन्हें कैसे हम विकास की मूल पटरी पर लेकर आए, इसके लिए हम सबको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाती रहती हूँ, छोटी छोटी बैठकों में जाती हूँ और कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, तो जब हम आपस में चर्चा करते हैं, मैं इस आज के विषय से अलग हटकर बोल रही हूँ कि जब हम विषयों जब चर्चा करते हैं तो एक बात मैं हमेशा कहना नहीं भूलती हूँ कि हमें अपने भाई बहनों के जागरूकता को बढ़ाना होगा। हम कब तक
वंचित और कमजोर समाज कहलाते रहेंगे। चुनाव लड़ने का आरक्षण हमें मिला है। कोई भी भर्ती होती है किसी भी सरकार की, उसमें जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण होता है। भारत सरकार, राज्य सरकार जो भी स्कीमें बनाती हैं, जनजाति समुदाय के लिए उसमें अलग से स्कीम होती है, अनुदान होता है। जब सब कुछ होता है तो अब हमें वंचित और कमजोर नहीं कहलाना है। आज़ादी के ये 75 वर्ष बीत चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें आदिवासी समाज की बहुत चिंता है और बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ देश के जनजाति समाज के बारे में विचार हो रहा है। जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो इन 25 वर्षों में मंच पर हमारे लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े छोटे जनप्रतिनिधि हैं। समाज के बारे में चिंतन करने वाले, शोध करने वाले बहुत सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। जनजाति क्षेत्रों में उनकी भलाई और कल्याण के लिए अपना धन लगाकर काम करने वाले भाई बहन भी बैठे हुए हैं। उन सबके सहयोग से 25 वर्षों में हमें बराबर पे आना है। तभी ये जो हम 75 वर्ष में, जैसे हम लोगों ने अमृत काल का नाम दिया है, तो इस अमृत काल को हम तभी सार्थक कर पाएंगे जब हम अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने में योगदान देंगे। जिस जनजाति कार्य मंत्रालय की बात हम लोग कर रहे हैं, पहले ये जनजाति कार्य मंत्रालय नहीं था। जब हमारे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनका मन कवि का था। वो सोचते थे, कल्पना करते थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने तय किया कि देश के जनजातियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की जरूरत होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्मवाद है, जिसे हम सब ग्रंथ के रूप में पाते हैं, उसमें उन्होंने अंत्योदय की कल्पना की है कि जब कोई भी सरकार बने तो उस सरकार को किसके लिए काम करना चाहिए, किस शैली में काम करना चाहिए, उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने ये तय किया कि सरकार को अंतिम व्यक्ति के उदय से काम करना चाहिए। तो अंत्योदय के मूल अवधारणा के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन किया और इस जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से जो जनजाति भाई बहन हैं, उनके चहुमुखी विकास के लिए और सभी प्रकार के उत्थान और कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे देश में 10 करोड़ 45 लाख यानी 8.4% जनजाति समाज के लोग यहाँ पर निवास करते हैं।
700 से भी अधिक जनजातियां हैं और जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, जिन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, इनकी संख्या 75 है। 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकार अनेक स्कीमों के साथ काम कर रही है। अभी अभी हम लोगों ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है कि देश में ऐसे गांव जिसकी आबादी 50% से ऊपर जनजाति आबादी है, ऐसे ग्राम पंचायतों के 100% विकास के लिए एक सर्वे किया गया। 1,45,000 से भी अधिक गांव को चुना गया। उसमें प्रथम वर्ष में 36,428 ग्रामों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित जनजाति योजना के माध्यम से विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है और इसकी राशि राज्य सरकारों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में पहुंच चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह जनजाति क्षेत्रों के लिए काम किया है, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगी कि 2014-15 में 19,437 करोड़ रुपए का बजट जनजाति क्षेत्रों के लिए था। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2022-23 में ये राशि बढ़कर 87,585 करोड़ रुपए हो गया है और 87,585 करोड़ की राशि से अब हम उन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। यानी कितना जंप हमारी सरकार ने लगाया है। यानी 2014-15 में 19,000 करोड़ रुपए और 2022-23 में 87,000 करोड़ रुपए। तो इतनी राशि 10.5 करोड़ जनजाति समाज के लोगों के लिए देना, ये सरकार की दूरदर्शिता और समाज के प्रति सरकार की किस प्रकार की चिंतन है, ये इस बात का प्रमाण है। हम सब इस बात को जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारी ही सरकार के माध्यम से अनेक जिलों में, यानी एक जिले में एक केंद्रीय विद्यालय होता है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, लेकिन देश में बहुत सारे 27 राज्यों में आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। बहुत सारे ब्लॉक, ऐसे विकास खंडों में एकलव्य विद्यालय, एक एकलव्य विद्यालय में 480 बच्चों की पढ़ाई होती है। पहले ये 2013-14 के पहले 167 थी और आज 2021-22 में 679 ये विद्यालयों की संख्या हो गई है। पहले हम केवल उनको 42,000 रुपये, यानी एक बच्चे को एक वर्ष में 42,000 रुपये उनके ऊपर खर्च किया जाता था। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, उन्हें शिक्षा के साथ साथ अच्छा पोषण मिले, उनको अच्छे ड्रेस मिले, अच्छे साधन संसाधन मिले। इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि उन्हें हम अब 42,000 से बढ़ाकर 1,09,000 प्रति विद्यार्थी कर दिए हैं। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रावास, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, एमफिल करने वाले हमारे नौजवान बच्चों को, पीएचडी करने वाले बच्चों को, इसके साथ साथ हर साल 20 बच्चों को चुना जाता है जो विदेश में पढ़ने जाते हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट को हमारी सरकार छात्रवृत्ति देती है और 32,854 विद्यार्थियों को हम अभी स्कॉलरशिप डीबीटी के माध्यम से देते हैं। मैं जिस ट्रैफेड की बात की, जहां मैं डायरेक्टर थी, जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के
जनजाति भाई बहनों से कहा कि आपके क्षेत्रों में जंगल है, जंगल में फल हैं, औषधि हैं, और हमारे आदिवासी भाई बहन शिल्पकार हैं। वो मिट्टी से, पत्तों से, पेड़ पौधों से, मेटल से, मिट्टी से, कपड़े से, जूट से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका उपयोग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं। तो एक तरफ उनको काम रोजगार देने के लिए और उनके क्षेत्रों में जो औषधि पाए जाते हैं, जो चीज़ें पाई जाती है, उसका उपयोग भी दूसरे लोग करें। इसके लिए वनधन विकास केंद्र की कल्पना की गई। 50,000 से अधिक स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,110 वनधन केंद्रों का निर्माण हुआ है और 139 हमारे आउटलेट हैं, शोरूम हैं। हम उन दुकानों में जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले का काजू है, ये जसपुर ज़िले का काजू है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड का जो शहद है बहुत अच्छा होता है। मेघालय की हल्दी को हम औषधि के रूप में लेते हैं। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उन क्षेत्रों में जो भी इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों का संग्रह हमारी दुकान में होता है और आउटलेट से लोग इसकी खरीदी करते हैं। तो इससे दो तरह, यानी हमारी चीज़ों का प्रचार भी हो रहा है और हमें एक प्रकार से रोजगार भी मिल रहा है। 27 राज्यों में हमारे शोध संस्थान हैं, जहाँ पर जनजातियों की संस्कृति, उनकी पूजा पद्धति, वो जो रहन सहन है, यानी सारा कुछ वहाँ पर रिसर्च किया जाता है। यदि हमें अपने राज्य के बारे में जानना है तो हमें गूगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किताब में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने राज्य के उस अनुसंधान केंद्र में चले जाए तो हम पाएंगे कि इस जो छत्तीसगढ़ है या झारखंड है या तो फिर उड़ीसा है, वहाँ पर कितनी जातियाँ होती है, उनका पहनावा क्या है, वो किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं, क्या क्या खाते हैं, यानी उनकी पूजा पद्धति से लेकर खान पान, रहन सहन, त्यौहार, शादी ब्याह, यानी एक एक संस्कृति और एक एक त्यौहार और एक उन क्षेत्रों में क्या क्या पाए जाते हैं, ये सबका उल्लेख वहाँ पर बिल्कुल प्रमाणित रूप में है। मैं देश के बहुत सारे राज्यों के शोध संस्थान केंद्रों में गई, मैं उड़ीसा में भी गई। उड़ीसा का जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, उस जगह पर जाकर मैं बहुत खुश हुई कि हमारे आदिवासी भाई को भी ये पता नहीं होता है कि हमारी जो दूसरी आदिवासी जाति है वो उसकी पूजा पद्धति कैसी है और उसके लोग कौन सा पहनावा पहनते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपने ही समाज के रहन सहन, खान पान, यानी सारी चीज़ों को देखने का एक मौका हम लोगों को मिलता है। हर जगह बात आती है वनधन अधिकार पत्रों की, तो आज ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, लगभग 20 लाख से भी अधिक भाई बहनों को ये वन अधिकार पत्र दिया जा चुका है। 1,09,46,000 सामुदायिक पट्टों का वितरण हो चुका है। इस कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल के संकट को देखते हुए जल मंत्रालय का गठन किया और उस जल मंत्रालय के माध्यम से बहुत सारे परिवारों को पानी मिल चुका है। मैं उसका एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगी कि हर घर जल जीवन मिशन के तहत 1,28,22,205 जनजाति परिवारों के घरों में नल लगाने का काम हुआ है। 1,45,72,432 परिवारों को शौचालय का लाभ मिला है और इसी तरह 81,95,07,89 जनजाति भाई बहनों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है। और मैं जिस जागरूकता की बात कर रही थी, आयुष्मान कार्ड, जिस आयुष्मान कार्ड से
1300 से भी अधिक बीमारियों का इलाज होना है। एक बात, जब कोई जनजाति समाज के बारे में चिंतन हो, आप सब चिंतन करने वाले यहाँ पर और मुझसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले, मुझसे अनुभवी, मुझसे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिकल सेल जनजाति समाज में बहुतायत रूप से पाई जा रही है। इसके लिए सरकार बहुत चिंतित है। अभी जनजाति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में एक बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि जनजाति क्षेत्रों में सभी लोगों को एक स्वास्थ्य कार्ड बनाकर दिया जाएगा और किस प्रकार से उनका इलाज होगा, कैसे उनको सुविधाएं दी जाएगी, इसके लिए सब कुछ अभी बनकर तैयार हो गया है। पूरा प्रस्ताव 17 सितंबर को आने वाले महीने में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, ताकि लोगों को सिकल सेल के संबंध में जानकारी हो जाए और उनको एक स्वास्थ्य कार्ड मिल जाए और उसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हुए अनेक दवाइयों का कैसे उनको लाभ प्राप्त हो। प्रधानमंत्री आवास, जनजाति क्षेत्रों में हमारे भाई बहन वर्षों से एक कच्चे के घरों में रहते आ रहे हैं, लेकिन आज का युवा वर्ग, उनके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो अपने फ़ोन से देश और दुनिया की तमाम जानकारी रखते हैं। उन्हें भी लगता है, क्योंकि जब हम मूल धारा में आने की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है उन्हें साधन से लबालब करना। इसलिए प्रधानमंत्री आवास की कल्पना की गई कि 2024 तक सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देना है। तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी हमारे जनजाति भाई बहनों को मिला है। लगभग 34,44,970 घर हमारे भाई बहनों को मिल चुके हैं। देश के तमाम किसानों को, लगभग 12 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रत्येक वर्ष 6-6 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है, जिसमें 3,11,56,537 ये जनजाति किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार से शासन की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। एक छोटी सी और जानकारी देना चाहूँगी। अभी पिछले सत्र के समय सभी जनजाति सांसदों को सरकार ने बुलाया और एक जानकारी दी, क्योंकि हम आदिवासी गांव में रहते हैं, जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पशुपालन हम करते आए हैं। तो ये पशुपालन को हम कैसे अपने आय का स्रोत बनाए, उसमें एक स्कीम है सरकार की कि चाहे कोई एकल व्यक्ति उस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहे, या तो कोई ग्रुप के माध्यम से, या तो फिर ये पीओ बनाकर, तो 4 करोड़ रुपए सरकार पशुपालन के लिए देती है, जिसमें 2 करोड़ रुपए उसे लोन के रूप में मिलेगा और 2 करोड़ सीधे अनुदान के रूप में है। तो हम सब लोगों को कल्पना करनी चाहिए कि हमारा राज्य, हमारा ज़िला और हम जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ पर कितने ब्लॉक हैं। तो हर ब्लॉक में 2-2 यदि हम पशुपालन केंद्र खोल लेते हैं, यानी दुग्ध एवं डेयरी विकास, तो एक पूरा चैनल बन जाएगा और एक आय का अच्छा स्रोत बन जाएगा। तो इससे कहीं न कहीं हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारी साझी यात्रा जारी है, अभी बहुत कुछ किया जाना है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मजबूत, समृद्ध एवं समावेशी भारत का हमारा सपना पूरा नहीं होता। वैसा भारत जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया। अभी हमारे लक्ष्मण जी ने और रविशंकर जी ने देश की आज़ादी के लिए हमारे जनजाति समाज ने किस किस प्रकार से आंदोलन किया, कैसे विद्रोह किया, कैसे कैसे लड़ाइयाँ की, जिसकी वजह से हमें आज ये आज़ादी मिली और हम देश के इस 75वें वर्ष में आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। इसका बहुत सारा उल्लेख मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया। इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए सरकार ने ये तय किया कि हमें अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो माँ भारती की आज़ादी के लिए अपनी जान को गंवाए, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हमें
एक संग्रहालय का निर्माण करना है। तो अभी वर्तमान में 9 स्थानों पर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें झारखंड में बिरसा मुंडा संग्रहालय पिछले वर्ष 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसी तरीके से राजपीपला में जनजाति संग्रहालय और अल्लूरी सीताराम राजू को समर्पित यानी आंध्र प्रदेश में एक संग्रहालय का निर्माण। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे वीर नारायण सिंह जी, जिन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में तोप से उन्हें उड़ा दिया गया था, उनकी याद में गुंडाधुर जो बस्तर जिले में जो भूमकाल विद्रोह किए थे, ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की याद में ये शहीद वीर नारायण संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। केरल में कोझिकोड का निर्माण हो रहा है। छिंदवाड़ा में, हैदराबाद तेलंगाना में रामजी गोंड स्मारक, मणिपुर में माखल गांव में रानी गैडुली संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। और ऐसे मिजोरम में जनजाति संग्रहालय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे। तो ये 9 संग्रहालय का निर्माण स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हो रहा है। जब एक प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 9 संग्रहालय से काम नहीं चलेगा। आप सब देश में कौन कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनकी जानकारी आप लोग रखो, और 51 स्थानों पर ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए। तो ये सब की जानकारी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को उपलब्ध करा दी है। और ये जो जिनका मैंने उल्लेख किया, ये सब का जब निर्माण हो जाएगा तो आने वाले समय में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर और भी संग्रहालय का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति कार्य मंत्रालय कराएगा। आज अभी लक्ष्मण भाई ने स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में, जिन्हें बहुत गहराई से इसकी जानकारी है, उन्होंने अपनी बातों को कहा। एक बार ऐसी हम लोग कहीं चर्चा कर रहे थे, तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर भी राजनीति करते हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा कि बिरसा मुंडा जी ठीक है, वो एक सामान्य पुरुष थे, लेकिन उन्हें भगवान आप लोग क्यों कहते हैं? मैंने कहा कि भगवान यानी जो बहुत पवित्रता के साथ मानव समाज के लिए काम करते हैं। माँ भारती की आज़ादी के लिए बहुत छोटे से उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवाई। लाखों आदिवासियों की भलाई के लिए उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, जिन्हें धर्मांतरण की ओर ढकेला जा रहा था, उन्हें धर्मांतरण से उन्होंने बचाया। यानी देश का कल्याण किया, मानव समाज का भलाई किया। इसलिए भगवान का दर्जा उन्हें आदिवासी समाज ही नहीं, इस देश के नागरिकों ने दिया। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनकी याद में ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, आह्वान किया। और आज जब हम लोग यहाँ पर जब अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो उनके मूर्ति पे, उनके चित्र पर हम माल्यार्पण करके अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो यहीं से हमारे मन में एक पवित्रता आती है और किस तरह से ये देश को आज़ादी मिली है, जिसका हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, कैसे इनको तोप से उड़ाया गया। तिलका माझी, रामजी गोड़, बुधू भगत, रानी कमलापति, गेंद सिंह नायक, बाबूराव पुल्लेश्वर सेडमा के, राणा पूजा भील, वीर नारायण सिंह जी, गुंडाधुर, नीलांबर पीताम्बर, रानी गिडालू, ऐसे बहुत सारे, कुछ हमने 1 दर्जन नाम लिए, लेकिन हजारों ऐसे हमारे जनजाति समाज के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 1857 की लड़ाई के पहले विद्रोह किए, लड़ाइयाँ लड़ी, माँ भारती के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाए, बहुत सारी यातनाएं सही। ये
बहुत दुखद बात है। एक अलग बात है कि आज कागज़ के पन्नों में, इतिहास में उनका नाम नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जब चर्चाएं होंगी, हमारे बौद्धिक लोग जब गोष्ठी करेंगे, हमारे जो शोधकर्ता हैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम की शोध करेंगे कि किस राज्य में, किस गांव में, किस जगह पर आदिवासियों ने इस प्रकार आज़ादी के लिए काम किया है, तो जब उसकी एक पूरी किताब बनेगी, उसे हमारे नौजवान पढ़ेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, तो वो प्रेरणा से लबालब होंगे और जिस 100 वर्ष की हम कल्पना कर रहे हैं, उस 100 वर्ष में सबका बड़ा योगदान रहेगा। आज के इस विचार गोष्ठी में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई और मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि हमारे देश में एक अंडमान निकोबार है। मेरे सामने हमारे डॉक्टर दिनेश झा जी बैठे हुए हैं। अभी 1 महीने पहले ये अंडमान निकोबार गए थे। वहाँ 5 ऐसी जनजातियाँ निवास करती हैं जिन्हें हमारे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। आज भी वे पाषाण युग में जी रहे हैं। जिस प्रकार हम लोग 100 मतलब हजारों साल पहले, लाखों साल पहले व्यक्ति जिस प्रकार से जंगल में रहता था, जंगल पेड़ों पत्तों को पहनते थे और कंद मूल खाते थे, आज ऐसी स्थिति में हमारे जनजाति समाज के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। उनकी संख्या भी बहुत कम हो रही है। उनसे मिलने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। अभी 15 अगस्त के बाद जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं सबसे पहले अंडमान निकोबार जाऊंगी और अपने उन भाई बहनों से मिलूंगी। और मैंने ये तय किया है कि आज हमारा ये सौभाग्य है कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक सर्वोच्च पद पर जब हमारी महामहिम बैठी हैं, तो ऐसे 5 जातियों का उल्लेख भी मैं उनसे करूंगी और ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि उन्हें इस देश की नागरिकता भी प्राप्त होनी चाहिए और उनको मूल पटरी पर लाने के लिए आज हम जिस स्कीम की बात करते हैं, जिस लाभ की बात करते हैं, आगे आने की बात करते हैं, तो उन्हें भी वो सब प्राप्त हो, इसके लिए भी हमारी कोशिश होगी। और यहाँ पर एक अलगाववादी विषय को भी लेकर चर्चा हुई है या होने वाली है। तो ये धर्मांतरण जिसको लेकर अभी जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से जगह जगह डीलिस्टिंग की रैली निकली। मैं भी 3 स्थानों पर मैं शामिल हुई। 25,000 50,000 की संख्या में उस रैली में लोग इकट्ठे होते थे। ये भी हम सब लोगों के ध्यान में है कि किस तरह से जो हमारे मूल आदिवासी है उनके अधिकार का दुरुपयोग अन्य लोग कर रहे हैं। जो लाभ हमारे इन लोगों को मिलना चाहिए उसका लाभ जो धर्मांतरी लोग हैं, ये भी जनजाति समाज के लिए बहुत कष्टदायक है। इस सब से कैसे हम बचें, इसके लिए भी यहाँ पर चर्चा होगी और बहुत अच्छा निदान निकलेगा। तो आज मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से आप सबके बीच में आई और मैंने मंच पर बैठे हमारे दोनों भाइयों का मार्गदर्शन भी सुना और पूरी जानकारी भी प्राप्त करूंगी। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सबको प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन निश्चय ही हमारे लिए उपयोगी होगा। और अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सभ्यता अध्ययन केंद्र के संस्थापक सदस्य रितेश पाठक जी को। माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, मंच पर उपस्थित सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक रविशंकर जी और सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि माननीय मंत्री जी का निर्धारित कार्यक्रम कल का था, उद्घाटन सत्र में नहीं आना था, लेकिन कल का ही दिन उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी निर्धारित था और इस व्यस्तता के बावजूद, आज मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद माननीय मंत्री जी ने समय निकाला, हमारे बीच आई और यहाँ पर हम लोगों के समक्ष अपनी बात रखी। इस प्रतिबद्धता, ऐसी प्रतिबद्धता बहुत कम देखने को मिलती है जो आज हमने देखी है। इसके लिए हम हृदय तल से आपके आभारी हैं। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाएं, उनमें हुई प्रगति, जनजातीय समाज या कहें कि समग्र रूप से सरकार की योजनाएं हर क्षेत्र में चल रही है। खास करके जनजातीय समाज में विशेष फोकस करके जो कार्य किए जा रहे हैं, जीविका से लेकर के
स्वास्थ्य तक, जल से लेकर के उनके आवास तक, वन अधिकार तक, ऐसे विषयों के लिए जो जो कार्य हो रहे हैं उनका विवरण आपने दिया और उसमें समाज के सहकार्य की जो आवश्यकता है उस पर लगातार जो मंथन हो रहा है, निश्चय ही हम मानते हैं कि आपने जो यह मार्गदर्शन दिया है और यहाँ जो मंथन चल रहा है उनके बीच सिनर्जी से कोई न कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। साथ ही इस सत्र में हमने पहले सुना मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को। वास्तव में आपके आने से पहले जैसी चर्चा हमने सुनी थी, लगता है कि सुनना दोबारा पड़ेगा मौका जब भी मिले। जनजातीय समाज का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में अभी तो केवल एक विषय पर हमने यह विषय अभी सुना, अस्मिता की लड़ाई, जैसा रविशंकर जी ने बताया था कि उस परिप्रेक्ष्य में और भी विषयों पर आपको सुनने का मौका हमें बार बार मिलता रहे, ऐसा प्रयास रहेगा। आप आए, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभागार में तन तो उपस्थित है ही, मन से भी तल्लीन होकर सब लोग सुन रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग हमारे बीच माननीय दुर्गा दास जी उइके उपस्थित हो चुके हैं। आज के समारोह सत्र की आप अध्यक्षता भी करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभागार में। आज का उद्घाटन सत्र यहाँ पर हम विराम देंगे। केवल 10 मिनट के लिए हम लोग एक ब्रेक लेंगे, चाय लेकर तुरंत वापस आएंगे और अगले सत्र के लिए हमारी कार्रवाई शुरू होगी। तो आप सभी आमंत्रित हैं चाय पर, चाय नीचे कल की तरह उपस्थित। धन्यवाद।